हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लेके आए हैं एक और नया कॉन्सेप्ट। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है कूलाम का नियम। आज क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में डिस्कस करते हैं आज हम डिस्कस करेंगे कूलाम के नियम में। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, स्थिर वैद्युतिकी चल रहा है, पहला चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो कई सारे न्यूमेरिकल्स बनाने में, कई आगे की बहुत सारी थ्योरी पढ़ने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कूलाम के नियम से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस लेके आएं, और लाइक करें। जो हमारा वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज का टॉपिक कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है कि हमने ऐसा पढ़ा है कि अगर दो सजातीय आवेश हैं प्लस क्यू या समान प्रकृति के आवेश हैं माइनस क्यू, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण होता है इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण। लेकिन अगर समान प्रकृति के, लेकिन अगर विपरीत प्रकृति के, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इनमें क्या होता है, आकर्षण। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, इनमें आकर्षण होता है। समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इसके आधार पर इनका प्रतिकर्षण बल की मात्रा, इनमें जो प्रतिकर्षण लगेगा, कितने बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या कितने बल से एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इसके परिमाण को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया जिसे हम कूलाम के नियम से जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो कथन लिखते हैं कूलाम के नियम का, स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है कूलाम के नियम का, तो हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या कहता है ये नियम, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्रा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्रा, उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती, उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों आवेशों की बीच की दूरी के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका कूलाम का नियम कहता है। क्या कहता है इस नियम के अनुसार, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य। इंपोर्टेंट बात है कि कूलाम का नियम, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि कूलाम का नियम जो है वो केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। कैसे आवेशों के लिए सत्य है? स्थिर आवेशों के लिए।
तो क्या कहता है ये नियम कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से हमने एक बात सीखी कि हमने क्या कहा कि हमने ऐसा माना कि दो आवेश हो गए, एक हो गया Q1 और दूसरा हो गया Q2। ये दोनों आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तो ये नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम क्या कहता है कि दोनों आवेशों के मध्य जो बल है वो दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर 1 और ये 2। तब हम यहां से क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से इन दोनों समीकरणों से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख पाएंगे F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब आप ये समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 3 में जो समानुपाती स्थिरांक है K, यहाँ पर क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक आया है, क्या आया है K। इस K का मान अलग अलग मापन पद्धतियों में अलग अलग होगा। K जो है यहाँ पे एक समानुपाती स्थिरांक है जिसका मान जो है वो अलग अलग मापन पद्धतियों में अलग अलग होता है। अगर हम बात करें CGS पद्धति के लिए, CGS पद्धति के लिए या CGS पद्धति में, CGS पद्धति की बात करें तो K का मान होता है 1। CGS में K का मान कितना होता है, 1। तब समीकरण 3 से हम ऐसा लिख पाएंगे, क्या, समीकरण 3 से हमने यहाँ पे K का मान अगर 1 रखा तो समीकरण 3 से आप ऐसे कह सकते हो कि F बराबर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये बल का सूत्र आ गया और यहाँ पे बल की जो इकाई बनेगी वो क्या बनेगी, डाइन। बल की CGS इकाई क्या बनेगी, डाइन। सूत्र क्या बनेगा, F बराबर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। लेकिन अगर हम SI पद्धति की बात करते हैं तो SI पद्धति में क्या होगा, SI सिस्टम में क्या होगा, तो हमने कहा SI पद्धति में जो K होगा वो होगा आपका क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन। SI पद्धति में K क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा, और जो एप्सिलॉन होता है वो आपका होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। तो आप यहां से लिख पाएंगे कि जो K आएगा वो आएगा आपका क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ये K का मान आया। तब समीकरण 3 से हम क्या कह सकते हैं, K का मान रखेंगे तो समीकरण 3 से अगर हम लिख पाएंगे तो समीकरण नंबर 3 से जो बल का फॉर्मूला आया है वो आया है क्या, F बराबर K। K का मतलब कितना, K का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ये K हो गया, इस K की ये वैल्यू रख दी इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये बल आ गया और बल की SI इकाई क्या होती है, न्यूटन। SI पद्धति में बल की इकाई क्या बनती है, न्यूटन। अब आप यहाँ पे कुछ बातें देखें कि जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन को हम कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। क्या कहते हैं इसको, निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन को। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसको कहते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका आंकिक मान, इसका जो मान है, इसका मान कितना होता है, 8.85 10 की पावर -12।
एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो कितना होता है 8.85 10 की घात -12 और इसकी इकाई क्या बनेगी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी इकाई बनेगी। फिर आगे देखें, फिर इसके बाद अगर हम आगे चर्चा करें तो एप्सिलॉन आर की बात करते हैं। एप्सिलॉन आर को कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। और ये जो परावैद्युतांक है इसका मान अलग अलग मापन पद्धतियों में अलग अलग होता है। जो परावैद्युतांक है ये परावैद्युतांक का मान क्या होगा अलग अलग मापन पद्धतियों में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें कि वायु या निर्वात के लिए, आप इतना पहले नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए आगे हम बात करते हैं कि जो एप्सिलॉन आर है इसको माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। माध्यम का क्या कहते हैं परावैद्युतांक कहते हैं या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। और एप्सिलॉन आर का जो मान है वो अलग अलग मापन पद्धति में अलग अलग होता है। जैसे मैं वायु या निर्वात की बात करूं, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए बात करूं तो एप्सिलॉन आर जो होता है वो होता है 1। मैं बात करूं शुद्ध धातु या चालक के लिए, किसके लिए शुद्ध धातु, शुद्ध धातु या चालक के लिए, शुद्ध धातु या चालक के लिए, शुद्ध धातु या चालक के लिए बात करें तो ये होता है एप्सिलॉन आर का मान अनंत, कितना आता है इन्फिनिटी। फिर बात करें शुद्ध जल के लिए, शुद्ध जल के लिए, जल के लिए अगर हम मान रखें इसका शुद्ध जल के लिए तो एप्सिलॉन आर का मान होता है 80। इसका मतलब एप्सिलॉन आर जो है वो पदार्थ पर निर्भर करता है कि पदार्थ कैसा है। पदार्थ अलग अलग हो जाने पर एप्सिलॉन आर का मान भी अलग अलग हो जाता है। फिर देखिए अगर हम, ये तो हमने सूत्र निकाला कब, इसका मतलब है एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होगा। तो जब आवेश को अलग अलग माध्यमों में रखेंगे तो उनके मध्य बल भी अलग अलग आएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो बल का फॉर्मूला है वो केवल माध्यम के लिए सत्य है, मीडियम के लिए सत्य है। जैसे मैंने कहा दो आवेश जल में रखे हैं तो एप्सिलॉन आर का मान आप 80 रख देंगे। मैं कहूंगा दो आवेश वायु या निर्वात में रखें तो एप्सिलॉन आर का मान आप 1 रख देंगे। लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन में कहा नहीं जाए तो आपको ऐसे मान के चलना है कि दोनों आवेश वायु या निर्वात में स्थित हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ना दिया जाए, वो ऐसे ना कहे कि कौन सा माध्यम है, तो आप क्या मान के चलेंगे कि आवेश वायु या निर्वात में स्थित हैं। तो इसका मतलब है कि ये माध्यम के लिए सत्य है ये वाला सूत्र, और माध्यम अलग अलग होने पर बल के मान भी अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे वायु या निर्वात की बात करते हैं केवल, तो मैं कहूं वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात में बल, वायु या निर्वात में वायु या निर्वात में जैसे लिखते हैं वायु या निर्वात के लिए, हमने अभी पढ़ा वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना आता है 1। तब दोनों आवेशों के मध्य बल, तब दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के मध्य बल, तब दोनों आवेशों के मध्य बल कितना आएगा, तो हम लिखेंगे F बराबर वायु या निर्वात एयर, F बराबर एप्सिलॉन आर का मान आप यहाँ पे कितना रखेंगे 1 रखेंगे तो ये सूत्र बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये वायु या निर्वात में बल का फॉर्मूला बनेगा और ये भी इसकी भी इकाई क्या आ जाएगी न्यूटन। अच्छा, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसका जो आंकिक मान होता है वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9। क्या बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो आंकिक मान है वो कितना होता है 9 × 10 की पावर 9। वो कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो आप इसका डायरेक्ट मान रखें, ये किसकी वैल्यू आई है आपकी
यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, और जो क्या है 9 इंटू 10⁹ है, ये k के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये k के बराबर होता है। तो यहां से इसकी इकाई बनेगी क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम वायु में बल ज्ञात कर सकते हैं, निर्वात में बल ज्ञात कर सकते हैं। किस किस में ज्ञात कर सकते हैं? वायु में या निर्वात में। ये बल का सूत्र आ गया। अब कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नॉट की इकाई चाहिए और विमा ज्ञात करनी है। तो एप्सिलॉन नॉट की इकाई और विमा को ज्ञात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसको ज्ञात करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की हम इकाई ज्ञात करेंगे और विमा ज्ञात करेंगे। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट की इकाई और विमा ज्ञात करने में हमने सबसे पहले बल का फॉर्मूला लिखा, और बल का फॉर्मूला लिखने के बाद हम एप्सिलॉन नॉट की इकाई और विमा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बल का सूत्र लिखेंगे और एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लाएंगे। तो हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखना है? एप्सिलॉन नॉट की इकाई एवं विमा। उसके लिए बल दो आवेशों के मध्य, वायु या निर्वात में बल दो आवेशों के मध्य वायु या दो आवेशों के मध्य वायु या निर्वात में लगने वाला बल, क्या बताया? दो आवेशों के मध्य वायु या निर्वात में लगने वाला बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहां से अगर हम एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट बनेगा क्या? 1/4 पाई F, और ये बना क्या? Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का सूत्र आ गया। तो हम यहां से इकाई ज्ञात कर सकते हैं। क्या? एप्सिलॉन नॉट की इकाई। अगर आप यहां से एप्सिलॉन नॉट की इकाई ज्ञात करें तो देखिए इकाई क्या बननी है? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इकाई की चर्चा करेंगे तो 1/4 पाई इकाईहीन राशि है, इसकी कोई इकाई नहीं होगी। बल की इकाई क्या होती है आपके पास? न्यूटन। बल की इकाई बनेगी न्यूटन। आवेश की क्या होती है? कूलाम। और एक और आवेश है तो इसकी भी कूलाम बटे R स्क्वायर। R क्या है? दूरी की इकाई क्या होती है? मीटर। तो ये बन जाएगा क्या? मीटर स्क्वायर। यहां से हमने इकाई को सॉल्व करके लिखा तो ये इकाई बनी एप्सिलॉन नॉट की कूलाम इंटू कूलाम होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ऐसा ही सिस्टम में इकाई बन गई एप्सिलॉन नॉट की। किसकी इकाई बन गई? एप्सिलॉन नॉट की। अब इकाई के बाद आगे बात करते हैं हम इसकी विमा की। तो हमने लिखा एप्सिलॉन नॉट की विमा। एप्सिलॉन नॉट की विमा इकाई के बाद हम इसकी विमा बनाते हैं। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या बनेगी? तो हमने लिखा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब अगर हम विमा बनाते हैं तो ये आएगा आपका क्या? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई तो विमाहीन है। बल की विमा होती है आपके पास क्या? mLT-2। आवेश की होती है AT और दूसरे आवेश की AT और दूरी की क्या बनेगी? L स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करके लिखें तो आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन M L स्क्वायर और L का गुणा करें तो L क्यूब T-2। ये बन जाएगी इसकी विमा। इसको सॉल्व करके लिखा हमने तो एप्सिलॉन नॉट की विमा बनी M ऊपर जाएगा तो ये पाएगा M की पावर -1 L -3 T स्क्वायर और ये T ऊपर जाएगा T की घात 4 और A -2। तो ये इसकी विमा बन गई। किसकी? एप्सिलॉन नॉट की। ये हमने यहाँ से इकाई ज्ञात कर ली, यहाँ से विमा ज्ञात कर ली। तो ऐसे आपको एप्सिलॉन नॉट की इकाई ज्ञात करनी है और विमा ज्ञात करनी है।
अब आगे देखिए, हम इसमें परावैद्युतांक का सूत्र ज्ञात करते हैं और परावैद्युतांक की परिभाषा जानते हैं कि परावैद्युतांक होगा क्या। उसके बाद हम इकाई आवेश पर चलेंगे, तो आप इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, तो परावैद्युतांक की परिभाषा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है परावैद्युतांक की परिभाषा। तो देखिए, हम परावैद्युतांक की परिभाषा लिखते हैं। नेक्स्ट, पहले समझते हैं कि परिभाषा हम लिख कैसे पाएंगे। तो देखिए, समझिए परावैद्युतांक की परिभाषा। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक की परिभाषा, परावैद्युतांक की परिभाषा लिखनी है आपको। तो देखिए, वायुवीय निर्वात में ऐसे लिखते हैं पहले, वायुवीय निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो अगर हम बात करें कि वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल कितना लगता है, तो अभी हमने पढ़ा बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यदि एक आवेश Q1 और दूसरा Q2 है और दोनों r दूरी पर हैं तो Q1 × Q2/r²। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। फिर हमने कहा किसी माध्यम में, अगर दोनों आवेश किसी माध्यम में रखें तो किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अगर दो आवेश किसी माध्यम में रखें और किसी माध्यम में रखें तो बल कितना लगेगा, तो आप इसका फॉर्मूला लिख पाएंगे। मीडियम के लिए, माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2/r²। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो ये तो आ जाएगा किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य बल, और ये वायु निर्वात में बल हो गया। अब हमने कहा कि हमने यहाँ पे क्या किया, समीकरण नंबर 1 का भाग लगा दिया। समीकरण नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2, भाग लगाएंगे जब, तो ये क्या बनेगा, वायु निर्वात में बल बटे माध्यम में बल बराबर, वायु निर्वात में जो बल की मात्रा है वो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2/r²। माध्यम में कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2/r²। ये Q1 Q2/r² से ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। तो हमने क्या लिखा, वायु में बल बटे माध्यम में बल, इनका फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर गया तो ये बना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बटे 1। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कैंसिल हो गया। तो देखिए बल का फॉर्मूला क्या बना, Fa वायु में बल बटे माध्यम में बल बराबर परावैद्युतांक। तो देखिए यहां से परिभाषा हम क्या कहेंगे कि जब दो आवेश वायु निर्वात में, मतलब परावैद्युतांक आंकिक रूप से बलों का अनुपात है, परावैद्युतांक जो है वो आंकिक रूप से किसका अनुपात है, बलों का अनुपात है। जब दो आवेशों को एक निश्चित दूरी पर वायु निर्वात में रखते हैं, जब दो आवेशों को एक निश्चित दूरी पर वायु या निर्वात में स्थित करते हैं, तब उनके मध्य लगने वाला बल एवं समान आवेशों को समान दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर उनके मध्य लगने वाले बल का अनुपात आंकिक रूप से परावैद्युतांक के बराबर होता है या परावैद्युतांक कहलाता है। दोबारा सुने, जब दो आवेशों को एक निश्चित दूरी पर वायु या निर्वात में स्थित करते हैं, तब उनके मध्य लगने वाला बल एवं समान आवेशों को समान दूरी पर
किसी माध्यम में रखने पर उनके मध्य लगने वाले बल का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। अब देखिए ये बल है और ये भी बल है, तो इसकी इकाई न्यूटन और इसकी भी इकाई न्यूटन, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा और विमा mlt-2 विमा से विमा कट जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से कि परावैद्युतांक एक इकाईहीन एवं विमाहीन राशि है। दोबारा सुने क्या बताया, यहाँ पे हमने देखा ये न्यूटन, ये भी न्यूटन, विमा बनाएंगे वो भी सेम आएगी। तो परावैद्युतांक कैसी राशि है, परावैद्युतांक एक इकाईहीन एवं विमाहीन राशि है। ठीक है, आगे इसके बाद आगे चलते हैं। तो हमें एक कूलाम की एसआई परिभाषा लिखनी है, इतना नोट कर लीजिए। अब हम आगे लिखेंगे एक कूलाम की एसआई परिभाषा। एक कूलाम आवेश जो है उसको एसआई मात्रक लिखना है या इकाई आवेश की परिभाषा लिखनी है। क्या लिखनी है, इकाई आवेश की परिभाषा या एक कूलाम की एसआई परिभाषा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हमने क्या लिखा, एक कूलाम आवेश की एसआई परिभाषा, एक कूलाम आवेश की एसआई परिभाषा या इकाई आवेश की परिभाषा या इकाई आवेश की परिभाषा। ठीक है, इसके बारे में जानना है। तो देखिए हमने क्या कहा कि जब दो आवेशों को वायु या निर्वात में स्थित किया जाता है तब उनके मध्य बल का सूत्र क्या होगा, जब दो आवेश वायु या निर्वात में स्थित हों, वायु या निर्वात में स्थित हों तब उनके मध्य बल क्या बताया, जब दो आवेश वायु या निर्वात में स्थित हों तब उनके मध्य बल, वायु या निर्वात में स्थित होने पर बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, यहां पर मैंने कंडीशन लगा दी क्या कि यदि Q1 बराबर हो Q2 के, इसको मैंने Q माना और R जो है वो बराबर है 1 मीटर तथा जो बल है वो कितना होना चाहिए, 9 × 10⁹ न्यूटन। तब हम ऐसे कह सकते हैं, तब क्या कहा जा सकता है कि बल को तो हमने क्या लिखा 9 × 10⁹ न्यूटन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बनता है 9 × 10⁹ Q1 into Q2, तो Q1 और Q2 आपस में बराबर है, इसको मैंने Q माना। तो हमने क्या लिखा Q into Q बटे R² का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 9 × 10⁹ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। Q into Q को सॉल्व करोगे तो ये क्या बना Q² और ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के। तो Q का मान लिखेंगे हम रूट में 1, सॉल्व करोगे तो Q बराबर आ जाएगा +1। अब प्लस माइनस 1 नहीं आएगा, केवल +1 आएगा क्योंकि हम समान आवेश ले रहे हैं, समान प्रकृति के आवेश ले रहे हैं, समान परिमाण और समान प्रकृति के आवेश ले रहे हैं। अब देखिए तो यहां से एक कूलाम की एसआई परिभाषा क्या बनेगी, तो हम यहां से एक कूलाम की एसआई परिभाषा लिखेंगे कि जब परिमाण एवं प्रकृति में जब दो आवेश जो परिमाण एवं प्रकृति में समान, परिमाण एवं प्रकृति में जब दो आवेश जो परिमाण एवं प्रकृति में एक दूसरे के समान हों, एक दूसरे के
समान हो एवं ये आवेश एक दूसरे से एवं ये आवेश एक दूसरे से ये आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हूं 1 मीटर की दूरी पर स्थित हूं तथा वे एक दूसरे को तथा ये एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के क्या कहा, जब दो आवेश जो परिमाण एवं प्रकृति में एक दूसरे के समान हो एवं ये आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर वायु या निर्वात में स्थित हो 1 मीटर की दूरी पर क्या कहेंगे, वायु या निर्वात में स्थित हो 1 मीटर की दूरी पर वायु या निर्वात में स्थित हूं तथा ये एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें। ठीक है, वायु निर्वात में स्थित हो तथा ये एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तब प्रत्येक आवेश का मान 1 कूलाम कहलाता है 1 कूलाम कहलाता है। ये 1 कूलाम की ऐसा ही परिभाषा हो गई। क्या कहती है ये परिभाषा कि जब दो आवेश परिमाण एवं प्रकृति में समान एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर वायु या निर्वात में स्थित हों तथा ये एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तब प्रत्येक आवेश की मात्रा या मान 1 कूलाम कहलाता है। तब प्रत्येक आवेश की मात्रा लिख दें, प्रत्येक आवेश की मात्रा 1 कूलाम कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी 1 कूलाम की परिभाषा हो गई। तो हमने जो कूलाम का नियम पढ़ा उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें सीखी। कल की क्लास में हम कूलाम का नियम कहाँ एप्लीकेबल है या इसके सीमाएं क्या है उनको जानेंगे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू।